तो दोस्तों हम लोग अपना सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं और आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। आज हम लोग जो 50 पीवाई क्विज है वो आपकी केमिस्ट्री से उठाए हैं और ये आपका कौन कौन सा टॉपिक इंक्लूड रहेगा इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल और सॉल्यूशंस चैप्टर इसमें इंक्लूड रहेंगे। और जो आपका 2026 के एसएससी के सारे भी एग्जाम है जो सीजीएल हो गए, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ, एमटीएस, जीडी वगैरह वो सारे के लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। तो हम लोग अपना पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। When did Hans Rutherford publish the results of the Goldfield experiment which showed that scattering is caused by a rigid dense core at the center of atom, the nucleus? तो हम सभी को पता है कि जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था उन्होंने अल्फा रेज का इस्तेमाल किया था और अल्फा रेज जो थे वो मोस्टली इस एटम से पास कर गए थे, मोस्ट ऑफ द रेज। लेकिन कुछ रेज जो डिफ्लेट भी हो गए थे एकदम छोटा माइनर से एंगल से, और जो बहुत ही कम जो कुछ रेज थे वो 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट बैक हो गए थे। तो ये सेंटर में एक एटम के एक न्यूक्लियस होता है जो काफी हेवी होता है, ये पता लगाने में इनको हेल्प हुआ था। और ये एक्सपेरिमेंट कब गया था, ये आपका 1911 में हुआ था। तो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट इन्होंने 1911 में पब्लिश किया था। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज पी इन पीएच स्टैंड फॉर? तो जो आपका पीएच है उसमें पी आपका क्या चीज के लिए स्टैंड करता है? तो ये आपका स्टैंड करता है आपका पोटेंस के लिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका पावर या फिर पोटेंशियल। तो ये बेसिकली क्या दिखाता है, जो पीएच में पी है ये दिखाता है आपका H प्लस आयन का कितना कंसंट्रेशन है कोई भी सॉल्यूशन में। आगे बढ़ते हैं। व्हाई डज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज डाउन द ग्रुप? तो जैसे ये आपका एटम हो गया और ये अंदर इसका न्यूक्लियस हो गया, जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो सेल बढ़ते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाते हैं नए नए सेल्स में। नए नए सेल्स में इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे तो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियस अब इस पे फोर्स लगाएगा वो घटते जाएगा, क्योंकि ये इसका डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। तो इसीलिए जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे घटते जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। Which of the following deuterium has one of its properties? One of its isotope. तो जो आपका हाइड्रोजन है इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। पहला आपका क्या है? पहला आपका ये हाइड्रोजन खुद ही हो गया, दूसरा आपका ड्यूटेरियम हो गया और तीसरा आपका क्या हो गया? तीसरा आपका ट्राइटियम हो गया। तो ये H1 है, ये H2 है आपका और ट्राइटियम आपका H3 है। ये सब 1 2 3 आपका एटॉमिक मास नंबर है। इसका मास नंबर 1 है, इसका 2 है, इसका आपका 3 है। इसमें न्यूट्रॉन्स एक भी नहीं है, इसमें न्यूट्रॉन्स एक प्रोटॉन हो गया, एक न्यूट्रॉन हो गया और इसमें आपका एक प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ एस? तो आप आर्सेनिक का केमिकल सिंबल आपका एस हो गया और जो आपका एसी का एलिमेंट है वो आपका एक्टिनियम हो गया और जो आपका ए आर है ये आपका आर्गन हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका एस हो जाएगा। Solids can be classified as on the basis of nature of order present in arrangement of their constituent particles. ये आपका क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस हो गया। तो जो एक प्रॉपर ऑर्डर में वो कोई भी एलिमेंट्स उसके अंदर के पार्टिकल्स अरेंज है तो ये आपका क्रिस्टलाइन हो गया, और अमॉर्फस जिसके पास कोई भी ऑर्डर नहीं होता है। तो आपका क्रिस्टलाइन का एग्जांपल क्या हो गया? जैसे आपका सॉल्ट हो गया या फिर आपका डायमंड हो गया। वैसे आप अमॉर्फस का एग्जांपल देखोगे तो आपका ग्लास हो गया, तो ये आपका जैसे रबर हो गया। तो इसमें अमॉर्फस में कोई भी अरेंजमेंट नहीं होता है, लेकिन आपका इस लाइन में एक प्रॉपर ऑर्डर अरेंजमेंट देखने को मिलेंगे। With symbols having their usual meanings, which one of the following is used as a standard defining atomic mass unit? तो जो आपका कार्बन 12 होता है ये 1961 के बाद कार्बन 12 आइसोटोप को एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन करने के लिए यूज किया गया। तो जो आपका 1 AMU है इसका वैल्यू कितना होता है? अब 1/12 ऑफ जो आपका कार्बन 12 आइसोटोप है इसका जितना मास होगा उसका 1/12 वैल्यू आपका 1 AMU कहलाएगा। लेकिन इससे पहले आपका हाइड्रोजन 1961 से पहले या फिर ऑक्सीजन भी AMU को डिफाइन करने के लिए यूज होते थे, लेकिन 1961 के बाद आपका कार्बन का 12th आइसोटोप इस्तेमाल होते हैं। Which chemical element with atomic number is 31? तो जो आपका 31 एटॉमिक नंबर है वो किसका होता है? वो गैलियम का होता है। और गैलियम का प्रॉपर्टीज क्या है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, लगभग कितना 29.76 डिग्री सेल्सियस इतना। मतलब आप अगर जो पाम में अपने हाथ पे रखोगे तो ये मेल्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 87। तो जो आपका 87 एटॉमिक नंबर है ये आपका किसका है, ये आपका फ्रांसियम का है। फ्रांसियम एक एल्काली मेटल है, एल्काली मेटल, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका एटॉमिक नंबर आपका 87 है, और ये हाईली रेडियो एक्टिव भी होता है। और ये आपका क्या है, ये आपका रेयरेस्ट नेचुरल अकरिंग एलिमेंट से प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ये आपका रेयरेस्ट नेचुरल अकरिंग एलिमेंट ऑन अर्थ है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ अ ग्रुप 16 एलिमेंट। तो आपका 16 एलिमेंट किसका होता है, आपका ऑक्सीजन का होता है। और ऑक्सीजन का आपका ये आपका क्या है, ये आपका इसका आउटर मोस्ट वैलेंस सेल का आप अगर जो कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है, NH2 NP4 होता है। तो आपका NH2, तो आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आपके एस सेल में प्रेजेंट है और 4 इलेक्ट्रॉन आपके पी सेल में प्रेजेंट है। तो आउटर मोस्ट में कितना हो गया, 4 + 2 आपका 6 हो गया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एक्सप्रेस्ड इन यू। तो जो आपका ऑक्सीजन में होते हैं, ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन में आपका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16 होता है, और इसमें क्या होता है, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होता है। तो इसके हिसाब से इसका 16 यू इसका एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन हो गया। हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन अ लिथियम न्यूक्लियस। तो जो आपका लिथियम, जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वही बेसिकली आपका क्या होता है, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होता है। तो आप देखोगे तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, ये आपका 3 है, तो इसमें क्या हो जाएंगे, 3 प्रोटॉन्स भी हो जाएंगे। हाउ मेनी सोडियम एटम्स आर देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम पेरोक्साइड। तो जो आपका सोडियम पेरोक्साइड का वो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, Na2O2। तो इसमें आप देखोगे कि दो सोडियम है और 2 ऑक्सीजन है, तो सोडियम कितना हो गया आपके, 2 हो गए। Which one of the following is a characteristic of amorphous solid? A definite and characteristic enthalpy of fusion, melting and sharp and characteristic temperature, a definite characteristic geometrical shape, gradually softening over a range of temperature. जो आपका amorphous solid होते हैं इनके पास कोई एक फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है, मतलब ये एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में मेल्ट होते हैं। जैसे आप क्रिस्टलाइन सब सॉलिड्स को देखोगे, इसका एक प्रॉपर फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब अगर ये कोई एक्स मेल्टिंग पॉइंट है तो वो एक्स टेम्परेचर एक उसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो उस पे जाके ही मेल्ट हो जाएगा। लेकिन अमॉर्फस पे देखोगे तो इसका एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर होंगे, मतलब ग्रेजुअली अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो ये और सॉफ्ट होता जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अमॉर्फस सॉलिड का प्रॉपर्टीज। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज फॉर रिड्यूसिंग द टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स इन वाटर। तो ये आपका कौन कौन सा मेथड से करते सकते हैं, तो जो आपका आयन एक्सचेंज होता है ये भी आपका क्या होता है, आयन एक्सचेंज हम लोग करते हैं आपका रेजिंस की हेल्प से। जैसे आपका एक कॉलम हो गया है ना, तो इधर आप रेजिंग लगा दोगे, इस पे आप कोई भी चार्ज लगा दो, ये प्लस चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो इधर से आप जब सोल्यूशन पास कराओगे तो ऐसे ये प्यूरिफाई कर देता है कोई भी चीज को। तो वो वैसे आप डिस्टिलेशन को देखोगे, डिस्टिलेशन क्या है, डिस्टिलेशन आपका जैसे ये आपका हो गया है ना, डिस्टिलेशन इवापोरेशन और कंडेंसेशन पर बेस होता है। जैसे ये और एक कंटेनर हो गया, इधर से आप अगर से हीट करोगे तो अगर वाटर है और इसमें अगर डिजॉल्व सॉलिड सब है तो वाटर क्या करेगा, वाटर वेपराइज हो जाएगा और इधर आके फिर से कंडेंस हो जाएगा। तो ये आप वाटर को आसानी से TDS फ्री कर सकते हो। तो आपका आयन एक्सचेंज और डिस्टिलेशन दोनों दोनों ही हेल्प करते हैं, तो इसका आंसर बोथ 1 और 2 हो जाएगा। कार्डिंग क्या है, कार्डिंग ये आपका मैकेनिकल प्रोसेस है जो कि कहाँ यूज होता है, जो आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री होता है उसमें ये यूज होता है। तो ये आपका आंसर गलत हो गया, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन। तो जो आपका नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो 7 होता है। इरेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स प्योर वाटर कंटेंस ऑफ ऑक्सीजन बाय मास। तो अगर जो आप H2O को देखोगे तो मान लीजिए कि ये 1 मोल आप लोगे तो 1 मोल में कितना हो जाएगा, वो H2O कितना ग्राम हो जाएगा, 18 ग्राम हो जाएगा। लेकिन इसमें H2O 2 ग्राम है और आपका ऑक्सीजन कितना है, 16 ग्राम है। तो बाई ऑफ ऑक्सीजन बाई मास देखोगे तो 16/18 इंटू 100% करोगे तो कितना हो जाएगा, ये लगभग आपका 88.89% आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। 1 mole of an ideal gas occupies a volume of 273 Kelvin and 1 atm pressure। जो आपका STP होता है, STP क्या है, आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो इसका टेम्परेचर कितना होता है, 273 केल्विन, और आपका प्रेशर कितना होता है, 1 एटॉमिक प्रेशर। तो इसमें बोला गया है कि 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस ऑक्युपाइज कितना, आपका 22.4 लीटर वॉल्यूम में ऑक्युपाई करेगा। कोई भी आइडियल गैस हो उसका अगर जो 1 मोल होगा तो वो 22.4 लीटर ही वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेगा।
कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली ऑफ ऑक्सीजन फॉर ईच 1 ग्राम ऑफ कार्बन। तो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में देखोगे तो आपका इसको एज बाय मास करोगे तो कार्बन का मास 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन आपका इसमें कितना हो जाएगा फॉर ईच 1 ग्राम ऑफ कार्बन। तो अगर जो कार्बन 1 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितना होगा, तो इसका ऑक्सीजन का देखोगे तो 16/12 इंटू 1 ग्राम ऑफ कार्बन, तो कितना हो जाएगा, ये आपका लगभग 1.33 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बेरिलियम। तो बेरिलियम का प्रॉपर्टी क्या है, तो बेरिलियम में क्या होता है, ये तो पहली बात तो ये आपका इसका इसका एटॉमिक साइज बहुत छोटा होता है, और इसका देखोगे इसका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देखोगे कि बेरिलियम छोटा एटम है, तो छोटा एटम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस से बहुत ही ज्यादा फोर्स से अट्रैक्टेड रहेंगे, तो इसको आयनाइज करने में, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर रिलीज करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा, इसलिए इसका आयनाइजेशन एनर्जी भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसी के कारण ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, जैसे आप देखोगे BeCl2 कंपाउंड, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है BeCl2, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड्स। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड BIS specification in uniform drinking quality monitoring protocol, what is the acceptable pH value of drinking water। तो यहाँ पे कितना होता है pH 6.5 से 8.5 आपका, ये आपका एक्सेप्टेबल pH वैल्यू ड्रिंकिंग के लिए है, क्योंकि वैसे आप 6.5 से कम कर दोगे तो कोरोसिव नेचर का हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, और 8.5 से ज्यादा करोगे तो बहुत ज्यादा अल्कलाइन हो जाएगा। तो इसका रेंज क्या है, 6.5 to 8.5। द मास नंबर ऑफ टाइटेनियम इज, तो जो आपका टाइटेनियम का मास एटॉमिक नंबर कितना है, इसका एटॉमिक नंबर आपका होता है 22। लेकिन वही देखोगे जो आपका, अब टाइटेनियम की बहुत सारे आइसोटोप्स है, लेकिन इसका अगर जो आप मोस्ट स्टेबल जो आइसोटोप है, जैसे हमने देखा कार्बन का भी कार्बन 12 था और भी है, वैसे ही आप अगर जो टाइटेनियम का भी देखोगे तो इसका भी बहुत सारे आइसोटोप्स है, जैसे हाइड्रोजन का भाई H1 H2 H3 था ना, वैसे ही इसका भी है। तो इसका मोस्ट स्टेबल आइसोटोप क्या है, 48 है। लेकिन आप अगर एवरेज मॉलिक्यूलर मास नंबर ऑफ सारे आइसोटोप का एवरेज निकालोगे तो कितना बन के आता है, 47.87 बन के आता है। तो इसका कितना हो जाएगा, तो सबसे नजदीक वाला आंसर कौन सा है, 47.78 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर डिड AEBD organize the elements by atomic weight by graphing the elements around a cylinder with a circumference of 16 unit corresponding to the weight of oxygen। तो ये आपका ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने आपका मॉलिक्यूलर वेट से, मतलब आपका जो एटॉमिक वेट है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, वो भी कैसे, सिलिंड्रिकल, मतलब सिलिंड्रिकल फॉर्म में। तो इन्होंने कब किया था, इन्होंने 1862 में ये किया था। आगे बढ़ते हैं। द मास नंबर ऑफ पोटेशियम इज, तो जो आपका पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये आपका 19 होता है। लेकिन जो आपका मोस्ट कॉमन आइसोटोप है उसका आपका मास नंबर कितना होता है, 39 होता है। Which law was studied in the year 1787 in which it was said that the volume of gas increases with its absolute temperature and if its absolute temperature decreases then the volume also decreases। तो बेसिकली बोल रहा है भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो ये आपका क्या है, ये आपका चार्ल्स लॉ है। तो ये क्या बोलता है, जो आपका फिक्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के लिए जिधर n कांस्टेंट हो और आपका प्रेशर भी कांस्टेंट हो, उस केस में क्या होगा, आपका वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होगा, टेम्परेचर के इक्वल होगा। तो आपका क्या है, आपका चार्ल्स लॉ है। Which of the following substances is insoluble in water। तो जो आपका चॉक पाउडर होता है वो आपका वाटर में इंसॉल्युबल होता है, क्यों, क्योंकि ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है और ये आपका सस्पेंशन फॉर्म करता है, मतलब ये विजिबल टू आई होता है, इसका पार्टिकल विजिबल टू आई होता है, मतलब ये सॉल्युबल नहीं होता है। आपका साल्ट और शुगर देखोगे तो ये तो आपका कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है। वैसे आप मिल्क देखोगे तो मिल्क तो ये तो आपका कॉलॉइड फॉर्म कर लेता है, ये भी थॉरली मिक्स हो जाता है वाटर के साथ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चॉक पाउडर। Which law was formulated in 1662 and concluded that the product of pressure and volume remains almost constant। तो ये उन्होंने किसने बोला था, ये आपका क्या है, आपका बॉयल्स लॉ है। तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि आपका जो प्रेशर है वो आपका क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आपका पी प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। और ये किस केस में है, ये आपका जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो और आपका नंबर ऑफ मोल्स भी गैसेस के कांस्टेंट हो, तो ये किस में, इन दोनों केस में ये लॉ लागू होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बॉयल्स लॉ। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड with respect to an atom
तो ये आपका क्या है, ये आपका कार्बन 12 है, तो हमने अभी देखा था। Which is a beta emitting radioactive isotope of hydrogen that has one proton and two neutrons in its nucleus, making it 3 times as heavy as hydrogen nucleus and 1.5 times heavier than the deuterium. तो ये आपका क्या है, आपका ट्राइटियम है। ट्राइटियम क्या है, ये एकमात्र रेडियोएक्टिव आइसोटोप है आपका हाइड्रोजन के, और इसमें प्रोटॉन कितना होता है, इसका प्रोटॉन 1 होता है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन कितना होता है, न्यूट्रॉन इसमें 2 होता है। Which law was discovered in 1660, which states that for relatively small deformation of an object, the displacement or size of the deformation is directly proportional to the deforming force or load. तो जैसे ये आपका हुक्स लॉ है, तो जैसे आपका एक कोई स्प्रिंग हो गया है ना, इस पे आप लोड दिखा दो, तो ये जितना आप फोर्स लगाओगे उतना ही ज्यादा एक्सटेंड होता जाएगा, मतलब उतना ही ये स्प्रिंग डिफॉर्म होता जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका आपका F = kx, ये आपका फॉर्मूला है, और ये आपका क्या है, ये आपका हुक्स लॉ है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका हुक्स लॉ। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज इट मीन व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे नॉर्मल एटम में देखोगे, जैसे आप क्या ले लो, आप ऑक्सीजन ही ले लो, आप ऑक्सीजन को लोगे तो इसमें क्या होगा, ये न्यूट्रल है, मतलब कि इसमें प्रोटॉन भी 8 है और न्यूट्रॉन भी 8 है। लेकिन अगर इसको आप पॉजिटिव चार्ज दे दो, मतलब क्या, और इसका इलेक्ट्रॉन भी 8 ही है, इसका आप पॉजिटिव चार्ज दे दो, इसका मतलब क्या, मतलब इलेक्ट्रॉन को हटा रहे हो तभी आप पॉजिटिव चार्ज दोगे, इसमें प्रोटॉन 8 ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मान लो 1 चार्ज हटाया था, इसका 7 हो गया, तो आपका प्रोटॉन तो ज्यादा हो गया ना इलेक्ट्रॉन से, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, इट हैज मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। The process by which two immiscible liquids get mixed while one disperses as small droplets with the another is known as, इसे हम लोग इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। जैसे आप देखोगे, जैसे आप ये वाटर हो गया, इसमें आप ऑयल के ड्रॉपलेट्स डालोगे तो ये ऐसे तैरेगा, लेकिन इमल्सिफाई मतलब इसको आप जोर से सेंट्रीफ्यूग कर दिए या फिर इसको ऐसे मिक्स कर दिए, तो जो ऑयल्स होंगे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूट जाएंगे और इसके अंदर ये थॉरोली डिस्पर्स हो जाएगा, तो इसी प्रोसेस को आप इमल्सिफिकेशन बोलते हो। Who received the Nobel Prize in 1901 for recognition of extraordinary services rendered by the discovery of the laws of chemical dynamics and osmotic pressure in solution? तो ये कौन थे, ये आपके थे जैकोबस हेनरिकस वॉन हॉफ। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने केमिकल डायनेमिक्स का लॉज पता लगाया था, मतलब कितना फास्ट रिएक्शन हो रहा है, या इन्होंने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पता लगाया था, जिनके कारण इनको 1901 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। Which of the following is used to chemically test charge? जो आपका आयोडीन सोल्यूशन होता है, आयोडीन सोल्यूशन आप कैसे बनाते हो, आप पोटेशियम आयोडाइड की हेल्प से आयोडीन सोल्यूशन बनाते हो। तो ये क्या होगा, अगर जे आप आयोडीन सोल्यूशन में स्टार्च डालोगे या आयोडीन सोल्यूशन को आप स्टार्च में डालोगे, तो कौन सा कलर फॉर्म होगा, आपका ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर जो कोई भी ये सोल्यूशन में स्टार्च नहीं है, तो ये रिमेन रहेगा वही कलर, आपका ऑरेंज येलो कलर ही दिखाएगा। तो इसे आप लोग केमिकली स्टार्च को टेस्ट कर सकते हो, तो ये आपका आयोडीन सॉल्यूशन है। Which element of group 17 has two isotopes of mass 35 and 37 with average abundance this and this? तो आपका क्लोरीन है। क्लोरीन का क्या होता है, 75% जो आपका 35 एटॉमिक नंबर वाला आइसोटोप है वो होते हैं, और आपका जो लगभग 75% और आपका 37 AMU वाला लगभग आपका 25% होता है। तो जिसके कारण एवरेज एटॉमिक मास इसकी कितना निकल के आता है, 35.5 AMU इसका निकल के आता है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following has the highest boiling point? तो जो आपका अल्काइंस होते हैं, जैसे हम लोग पता है कि अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण ये पहली बात तो ये लीनियर शेप में रहेगा। अब लीनियर शेप में रहेगा तो ये लीनियरली एकदम अच्छा से पैक हो जाए पाएगा। अब जैसे आप किसी का ऐसा शेप है तो ये अच्छे से पैक नहीं हो पाएगा, ये ऐसे भी आ सकता है, लेकिन अगर जो लीनियर शेप है तो बहुत अच्छा से पैक हो पाएगा। ऊपर से इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब जिसका लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस होते हैं वो काफी स्ट्रांग होंगे क्योंकि इसकी पोलैरिटी ज्यादा है, इसके कारण आपका अल्काइंस का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। Which are the 4 quantum numbers for an electron present in 4f orbital? तो 4f orbital है, जिसका मतलब इसका जो अजीमुथल क्वांटम नंबर है n प्रिंसिपल वाला वो आपका 4 है, और ये तो आपका क्या है सर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, अजीमुथल नहीं। ये आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया। ये आपका क्या हो गया, एफ के लिए क्या होता है, जैसे SPDF, ये इसके लिए 0 1 2 F, तो एफ के लिए क्या है, एफ के लिए 3 है। ये आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, और ये आपका -L to L जाता है, तो कितना हो गया, ये आपका -3 to 3 हो गया। और स्पिन क्वांटम नंबर इधर या तो +½ हो सकता है और या तो -½ हो सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, which are the 4 present in
n इक्वल्स टू 4 होगा तो ये तो गलत हो गया। l आपका कितना l इक्वल्स टू 3 होगा तो ये गलत हो गया। और m इक्वल्स टू +4 तो हो नहीं सकता, तो आपका ये हो गया। In which year did Bohr proposed a theory for the hydrogen atom based on the quantum theory that some physical quantities takes only discrete values? तो ये उन्होंने कब किया था? उन्होंने 1913 में किया था। अब देखो उन्होंने क्या प्रपोज किया था, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं, और ये तभी तभी या तो जंप करेंगे दूसरे ऑर्बिटल में, क्योंकि तभी जब इनको ये जो दो ऑर्बिटल का डिफरेंस का एनर्जी दिया जाएगा तभी ये दूसरे ऑर्बिटल में जाएंगे, वरना ये अपने ही ऑर्बिटल में फिक्स रोटेट करते रहेंगे। तो इन्होंने थ्योरी कब दिया था? इन्होंने थ्योरी 1913 में दिया था। Which of the following is the proper number of electrons in 1 एम्पियर करंट? तो करंट का देखो ये आपका चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, तो 1 एम्पियर करंट है तो आपका चार्ज भी 1 कूलम ही हो गया। और चार्ज क्या होता है आप जैसे देखोगे, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? आपका लगभग 6.25 इंटू 10⁻18 रहेंगे। बॉल एंड स्प्रिंग मॉडल ऑफ केमिकल बॉन्ड्स अवे, तो ये किसको अवे करता है? आपका हुक्स लॉ को अवे करता है। तो ये जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि एफ फोर्स लगाओगे उतना ही एक्सटेंशन भी करेगा, और इसका फॉर्मूला क्या है? एफ इक्वल्स टू के एक्स है। तो क्या हो जाएगा? आपका हुक्स लॉ हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन? जो आपका इलेक्ट्रॉन ग्रीक वर्ड क्या होता है? इसका होता है एम्बर। तो हम लोग ने पढ़ा है कि एम्बर को अगर जो आप फायर के साथ रब करोगे तो ये स्टैटिक एनर्जी जनरेट करता है। तो इसी की वजह से जो आपका सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उसी को इसका नाम क्या दे दिया गया? इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स को। तो ये क्या रिफर करता है? एम्बर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गैसेस? तो ये क्या है? हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, हैज अ डेफिनेट शेप बट नो डेफिनेट वॉल्यूम, नाइदर। तो इसका प्रॉपर्टी क्या है? इनके पास ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही डेफिनेट शेप होता है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सब्सटेंस? तो जो आपका एसिडिक सब्सटेंस है उसका पीएच वैल्यू लेस देन 7 होता है, जब आपका अल्कलाइन होता है उसका पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर मोस्ट सॉल्युबल? तो जो आपका पोटेशियम के सॉल्ट्स होते हैं इन सब में से वो मोस्ट सॉल्युबल होते हैं। पोटेशियम का सॉल्ट जैसे आपका क्या हो गया? जैसे आपका पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, या फिर आपका पोटेशियम क्लोराइड हो गया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड और बेस इज मिक्स्ड विद वाटर? तो इनका क्या होगा? डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस H3O प्लस और OH माइनस। जैसे आप या तो आप एसिड को मिक्स करोगे या वाटर को मिक्स करोगे तो एसिड H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन तो उतना ही रहेगा, लेकिन H2O में मिक्स कर रहे हो तो ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ गया। अब वॉल्यूम क्या होता है? अब आपका कंसंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो आपका कंसंट्रेशन घट जाएगा। Which French chemist summarized his experiment in 1806 and proved that the mass ratio of an element in a chemical compound is always the same regardless of the source of the compound? तो उनको किसने किया था? ये किया था आपका जोसेफ प्रॉस्ट ने। तो इन्होंने लॉ ऑफ डेफिनेटिव प्रोपोर्शन बताया था। इन्होंने बताया था कि अगर जो केमिकल कंपाउंड है तो उनका जो एलिमेंट का मास रेशियो होगा सेम होगा। जैसे आप H2O बोल लो तो H2O का सोर्स कोई भी हो, इसमें आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:16 ही होगा। बाकी आप कोई भी सोर्स से वाटर को उठाओ। तो ये आपका किसने दिया था? आपका जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था। इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम व्हाट डज n सिग्निफाई इन द फार्मूला n? तो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो ये क्या डिनोट करता है? जैसे जैसे आपका न्यूक्लियस, मान लो आपका न्यूक्लियस है तो जितना सेल्स बढ़ते जाएंगे जैसे 1 2, तो ये रिप्रेजेंट करता है ये इन सेल्स को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। तो ये क्या है? द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ गिवन सेल फ्रॉम द न्यूक्लियस, इसको रिप्रेजेंट करता है। Who recognized the element carbon, hydrogen and oxygen and opposed the phlogiston theory by discovering the role of oxygen in? तो phlogiston theory क्या बोलता है कि कंबशन के दौरान कि जो आप फायर देख रहे हो वो फायर लाइक एलिमेंट्स रिलीज हो रही है, ये बोलता है। लेकिन आपका जो आपका एंटोनी लेवोइजर थे उन्होंने बोला कि नहीं, ऑक्सीजन हेल्प करता है आपका कंबशन होने में। तो ये था आपका एंटोनी लेवोइजर, इसका आंसर। By what method dry ice mothballs iodine crystal and compounds containing zinc transform directly solid to gas? तो ये आपका क्या है? आपका सब्लिमेशन है। तो ड्राई तो ये तो आपका सॉलिड SO2 हो गया। तो ये लोग क्या करता है? ये लोग लिक्विड फेज में जाते ही नहीं है। अब मॉथबॉल्स तो आपका क्या हो गया? नेफ्थालीन हो गया। डायरेक्ट सॉलिड से आपका गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं।
व्हाट आर द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इजिली डाउन द ग्रूव? व्हाई आर द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इजिली डाउन द ग्रूव? क्यों? क्योंकि आप नीचे जाते हो, जैसे आप अगर जो नीचे नीचे जाते हो तो आप पीरियोडिक टेबल में जाओगे तो जो आपका इलेक्ट्रॉन, जो आपका सेल है वो ऐड होते जाते हैं, आप ऐड होते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन और दूर दूर होते जाएंगे आपका न्यूक्लियस से, तो आसानी होगा इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलना। आंसर क्या हो जाएगा आपका? द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस।